नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान जनता दरबार लगाया है और इस दौरान जनता की फरियाद को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। जनता के हर समस्या को तुरंत समाधान हो, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। देखिए, कल भी जनता दरबार लगाया गया था और आज भी जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है और इस दौरान जनता की समस्याओं से वो सीधा रूबरू हुए हैं कि जनता को किसी भी तरीके से परेशानी ना उठाने पड़े, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध रहते हैं और इसके लिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए जनता दरबार के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उन तक पहुंचा जा सके। तो जनता की फरियाद सुनी है, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ये सीधा कहा है कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, इसके संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, गौ सेवा भी करते नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान और साथ ही साथ जनता दरबार भी जरूर लगाते हैं। तो आज भी उनकी तरफ से जनता दरबार लगाया गया और उन्होंने फरियाद को सुना है। 3 दिवसीय खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान भी उन्होंने जनता दरबार लगाया है। जनता की फरियाद से सीधा रूबरू हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, जनता दरबार लगाया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की सुनवाई की, उनकी जो परेशानियां हैं उनसे सीधा रूबरू हुए हैं, क्या जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दूसरे दिन भी लगाए थे। कल भी उनका जनता दरबार लगा था, आज भी उनका जनता दरबार लगा था। खासतौर से पूर्वांचल के अनेक जिलों से पहुंची जनता अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के सामने अपनी एक विज्ञप्ति के माध्यम से रखी है और मुख्यमंत्री से पढ़ करके संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। सबसे बड़ी बात रही कि कल भी नाराजगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर जाहिर की थी और आज भी अधिकारियों पर वो भड़क उठे हैं कि आखिरकार बड़े पैमाने 400-500 लोग जब हम आते हैं तो जनता दर्शन में क्यों पहुंच जा रहे हैं? क्या इनकी समस्या थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर निस्तारण नहीं हो रही है, जिसके कारण ये लोग हमारे जनता दरबार में आकर के हमसे गुहार लगा रहे हैं? तो अधिकारियों को कहीं न कहीं फटकार भी लगी है और खास तौर से जिनकी समस्या जिस तरह से थी और जिस विभाग की थी उस विभाग के संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है कि मामले को तत्काल निस्तारण किया जाए जांच पड़ताल करने के बाद, ताकि कोई जो है निर्दोष उसका शिकार न हो पाए और न ही कोई एक पीड़ित व्यक्ति ये कहने पाए कि हमें न्याय नहीं मिला। तो सूझबूझ के साथ जांच पड़ताल के बाद समस्याओं का निस्तारण करने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी इसके माध्यम से हरेंद्र कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि उनकी प्रतिबद्धता इसी ओर है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज 2017 के बाद से मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं। जब वो सांसद थे तो भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते थे। थोड़ी सी बदलाव मुख्यमंत्री में जरूर हुई है। बदलाव ये है कि जब सांसद रहते थे तो तत्काल मंदिर से फोन करके जनता दरबार से ही अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने की बात करते थे और आज मुख्यमंत्री यहाँ जो विज्ञप्ति के माध्यम से जो विज्ञप्ति आती है उस पर लिख देते हैं कि समस्याओं का निस्तारण किया जाए और अधिकारी इनके साथ मौजूद रहते हैं, अधिकारियों को पत्र देते हैं कि हम निस्तारण। बदलाव दोनों में बहुत अंतर मिला है, जिसके कारण ये जनता में पॉपुलैरिटी योगी आदित्यनाथ की बनती जा रही है। जनता इन्हें इतने मन से पसंद करती है क्योंकि ये सबके सामने समक्ष होकर के और उनकी समस्या बाखूबी सुनते हैं। इसीलिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और 0.2 की जो योगी की सरकार बनी है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्या, चाहे बाढ़ की समस्या हो, बाढ़ की विभीषिका हो, या उनके राहत सामग्री की वितरण की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, या पशुओं के चारे की बात हो, तो जनता के प्रति समर्पित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए हरेंद्र, किस तरीके से जो मुख्य समस्याएं आती हैं उनको लेकर भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन देखिए हरेंद्र, जब भी ये गोरखपुर का दौरा होता है, दो चीजें जरूर करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गौ सेवा करते नजर आते हैं, साथ ही जनता दरबार लगाते हैं। क्या उसके संबंध में भी जानकारी? देखिए योगी आदित्यनाथ की गौ रक्षक, गौ सेवा सबसे पुण्य का काम, उनका संदेश है कि गौ सेवा सबसे पुण्य का काम है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संदेश देने का काम करते हैं, चाहे गौ संरक्षण की बात हो या गौशाले की बात हो। गौशाला मुख्यमंत्री बनने के बाद हर जिले में, हर तहसील पर, हर ब्लॉक में गौशाला स्थापित किया गया ताकि गौ की सेवा हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर सबसे पहले सुबह उठ करके मंदिर भ्रमण के बाद वो गोरक्षनाथ मंदिर के गौशाला में जाते हैं, जहाँ गौओं को अपने हाथों से गुड़ खिलाते नजर आते हैं। साथ ही साथ गौ प्रेम और मासूम बच्चों से जिस तरह से प्रेम करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये किसी से छिपा नहीं है कि मासूम बच्चा अगर जनता दरबार में दिखता है तो उसे गोद में लेते हैं, उसे चाटियां देते हैं। तो खास तौर से ये दो चीज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत सराहनीय है कि बच्चों से प्यार और गौ सेवा, ये दोनों करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संदेश देते हैं कि ये गौ सेवा करके कि आप भी गौ सेवा कीजिए, आपके सारे मनोरथ काम पूर्ण होंगे। गौ सेवा करने से गौ को माता का दर्जा भारत में दिया गया है, इसीलिए गौ सेवा कीजिए और उसका फल आप प्राप्त कीजिए। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर के दौरे के दौरान खास कार्यक्रम में शिरकत की, जिसका नाम था एक दीप शहीदों के नाम। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के माध्यम से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के लिए भी दीप प्रज्वलित किया, उनके बलिदान को याद किया गया, पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए जाने के साथ ही भीम सरोवर 11,000 दीपों की आभा से जगमग हो उठा। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भीम सरोवर के चारों तरफ प्रज्वलित दियों की जगमग अलौकिक रोशनी लगी, जहां कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष देशभक्ति गीतों, नृत्यों की प्रस्तुति ने देश का संचार भर दिया। और देखिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, देखिए शहीदों को याद किया गया, शहीदों के लिए दीप प्रज्वलित किए गए, बड़ा संदेश लगातार अपने कार्यों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 11,000 दीपकों की रोशनी जगमग रही इस दौरान भीम सरोवर पर। मुख्यमंत्री जब सांसद थे तभी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते थे और आज मुख्यमंत्री हैं तभी इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए हैं। खास तौर से शहीदों के प्रति तो उनका ये मानना है कि दीप उत्सव अपने घर के उजाले के लिए किया जाता है, लेकिन जिनके वजह से हम खुशियां जाहिर अपने देश में रह करके कर रहे हैं, जो अपने प्राणों की बलिदान दे करके हमें जो है कि सुसज्जित रखे हुए हैं, उनके लिए भी एक दीप जलाना आवश्यक है। जो संदेश देने का काम एक दीप शहीदों के नाम के कार्यक्रम में शिरकत करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को दिया है। यही नहीं, उस कार्यक्रम में जो बच्चों ने राष्ट्रगीत और शहीदों के गीत को लेकर के खास तौर से जो मनोमोहक दृश्य मनोरंजन का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा, वो खास तौर से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाव विभोर कर दिया। और मुख्यमंत्री कम 1.5 घंटे तक बैठ करके कार्यक्रम बच्चों का देखते रहे। तो कहीं न कहीं ये संदेश देने का काम करते हैं, जिनके वजह से हम संरक्षित हैं, जिनके वजह से, जिनके बलिदानों के कारण हम आज सुसज्जित हैं, उनको भी एक दीप जला करके नमन जरूर किया जाए। यह संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है।
बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से हरेंद्र सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं और जिस तरीके से जो विकास के कार्य भी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ये कोशिश करते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जो युवा पीढ़ी है वो भी जान पाए, उनके बलिदान को याद रखा जाए, इसको अमर रखने की कहीं ना कहीं कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों में साफ नजर आती है। जी, आपने बहुत सही बात कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो नई पीढ़ी हमारी है उस पीढ़ी को बताने का ये संदेश देने का काम करते हैं कि देखिए इन्हीं की वजह से आज हम संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। इन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे करके हमें सुसज्जित रखने का काम किया है, तो खास तौर से इन्हें हम याद भी करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और उनके नाम से एक दीप जरूर जलाने का काम करें। तो ये संदेश तो पूरे देशवासियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम करते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, दलितों को लेकर उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घटना हुई उस पूरे मामले को उजागर करते हुए बीएसपी सुप्रीमो का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की घटना को उजागर किया है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा है। दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर फायरिंग की, फिर हत्या से कुचलकर 3 लोगों की पत्थर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या भी की गई। इस पूरे मामले को प्रकाश में लाते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने बड़े सवाल दागे हैं कि आखिर किस तरीके से आदिवासी समाज और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार उन पर किया जा रहा है। और क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी पर सीधा उन्होंने तंज कसा है कि क्या कानून व्यवस्था स्थापित है जब इस तरीके के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर, जहां एएनएम के 9000 पदों पर भर्ती के लिए रोक लगा दी गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम के 9212 पदों पर रोक लगाई है, जहां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी पर याचिकाकर्ता ने रिट की थी। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने यूपी SSSC की भर्ती पर रोक लगाई है। अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने पूनम द्विवेदी की याचिका दाखिल की थी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी से आवेदन खारिज किया गया था। एएनएम का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में था। यूपी में एएनएम के 9000 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो बड़ी ये जानकारी, जहां एएनएम के 9000 पदों पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने यूपी SSSC की भर्ती पर रोक लगाई है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अपूर्ण जानकारी से आवेदन खारिज किया गया था। तो वहीं एएनएम का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में था, लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती पर रोक लगा दी गई है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे राजघाट पहुंचे, उन्होंने महात्मा गांधी का आशीर्वाद लिया और अपने कार्यकाल की, क्योंकि वो शुरुआत करने जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर सौंपी जाएगी। आज से ही वो अपना पदभार संभालेंगे और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद उनको विजय मिली और इसके बाद अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो स्थापित होंगे। 24 साल बाद करीब ऐसा होगा जब कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ऐसे में बड़ी उम्मीदें हैं कि कुछ नया कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में करेगी और इसके लिए आज पदभार जब वो ग्रहण करेंगे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज भी इस दौरान शिरकत करेंगे। तो देखिए, राजघाट पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को नमन किया है, याद किया है उनके संकल्पों पर
चलने का आगे बड़ा प्रण भी लिया है। बापू को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अध्यक्ष पद संभालने से पहले बापू को याद करते नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और राजघाट पहुंचे और इस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की समाधि पर भी जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। विजय घाट और किसान घाट भी जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अपना पदभार ग्रहण करने से पहले वो जो कांग्रेस पार्टी के बड़े आइडल्स रहे हैं उनके पास जाकर उन्हें याद किया जाएगा, उनके संकल्पों को याद किया जाएगा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े दिग्गज इस दौरान शिरकत करते नजर आएंगे। इस खास कार्यक्रम में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा पदभार ग्रहण का ये कार्यक्रम। तो वहीं एआईसीसी मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा आज। पदभार ग्रहण करने से पहले राजघाट पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राजघाट पहुंचकर खड़गे ने महात्मा गांधी को नमन किया है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी है। अब इंदिरा गांधी के समाधि स्थल भी जाएंगे, राजीव गांधी के भी समाधि स्थल पहुंचेंगे, वहां पर जाकर उनको भी नमन करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की समाधि पर भी जाएंगे, वहां पर भी जाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके बाद करीब 10:30 बजे ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जब अपना पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी से पहुंचेंगे। देखिए इस खास कार्यक्रम में बड़ी उम्मीदें हैं। अब आने वाले चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से अपनी भूमिका अहम रखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये देखना होगा। बता दें आपको 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। उसको लेकर किस तरीके से तैयारी करते नजर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या उनका नेतृत्व रहता है, ये देखना होगा। बड़ा चैलेंज उनके सामने है क्योंकि इस मौके पर, इस पड़ाव पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है जब बड़ी जिम्मेदारियां सर पर हैं। और ऐसे में इन तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरीके से करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीयूष का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे वक्त पर पदभार ग्रहण कर रहे हैं जब उनके सर पर बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी, बड़ा चैलेंज रहेगा। जिस तरीके से 2022 के चुनाव में नतीजे सामने आए और कांग्रेस पार्टी जो रिजल्ट है उसमें नजर आया कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो जनाधार है वो खोती जा रही है, अब उसको तरीके से वापस हासिल किया जाता है। ये जिम्मेदारी अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर सबसे पहले रहेगी। जी बिल्कुल। और मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। और इस वक्त की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो मंच तैयार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा हुआ है और गांधी जी की तस्वीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है और सोनिया गांधी की तस्वीर है। पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है, तमाम यहाँ पे कुर्सियां लगा दी गई हैं, कार्यकर्ता और समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। और आप कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो जब पदभार ग्रहण करेंगे तो इसको किस तरीके से भव्य बनाया जा सके और एक मैसेज देने की कोशिश की जा सके कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और इसकी वानगी कहीं ना कहीं आज ये देखने को मिलेगी। चूंकि 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब पदभार ग्रहण करेंगे तो सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, इसके अलावा किसी वेणुगोपाल और तमाम जो अभी फिलहाल में राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी से हैं, वो सभी लोग पूर्व में रहे हो या वर्तमान में हो, सभी लोग यहाँ पे लगभग मौजूद होंगे। तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद होंगे, कई राज्यों के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में तैयारी की गई है। और निश्चित तौर पे आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो होगी 2 राज्यों में आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चाहे हिमाचल की बात करें हम
या हम गुजरात की बात करें, कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर यह जिम्मेवारी होगी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वो व्यक्ति माने जाते हैं जो गांधी परिवार के सबसे करीबी बताए जाते हैं और उन्होंने शशि थरूर जैसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मात दी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में तैयारी पूरी की गई है और सबसे बड़ी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का, तब मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर उस समय तक, जब तक चुनाव है तब तक जिम्मेवारी है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। क्योंकि अंदरूनी तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से खबरें निकलकर सामने आई थी, जब विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे तो कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, सबको किस तरीके से साथ लेकर चलना है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से अग्नि परीक्षा के रूप में होगी। हालांकि कई लोगों का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बने, जो गांधी परिवार है वही कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बात का खंडन किया। उनका साफ तौर कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और इससे पहले भी गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसे में लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में ही है, अन्य पार्टी में नहीं है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें तो लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी में कभी गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। और जिस तरीके से पूरा खाका तैयार किया गया, जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं उस तरीके से पार्टी में चुनाव कराए गए, प्रत्याशी खड़े किए गए, वोटों की गिनती हुई और अगर हम बात करें रिजल्ट आया, उसी तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया था। और आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। आप देखिए किस तरीके से कुर्सियां भरनी शुरू हो गई हैं, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है उत्साहित नजर आ रहे हैं और क्या तैयारियां हैं वहां पर, मैं देख सकती हूं वहां पर जहां आप मौजूद हैं। लेकिन देखिए पीयूष, कैसा अगर बात की जाए अनुभव की मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनका जो अनुभव रहा है उसके आधार पर अगर कंपेयर किया जाए तो अध्यक्ष पद के लिए किस तरीके से चुनौतीपूर्ण उनका ये पूरा सफर रहेगा आगे? देखिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के, अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भी लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से वर्षों से वो जुड़े रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हैं। और यही कारण रहा है कि आपने देखा किस तरीके से जब चुनाव का समय चल रहा था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए, तो कई नाम निकलकर सामने आए। इसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो है अशोक गहलोत का था। लेकिन अचानक से जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल मच गए, उसके बाद जिस तरीके से अशोक गहलोत को किनारा किया गया, अशोक गहलोत ने खुद स्टेटमेंट दे दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूं, तो निश्चित तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता था। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित चेहरे के तौर पे भी जाने जाते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर किसी को भी पार्टी में विरोध कोई भी नहीं था। आपने देखा किस तरीके से जब चुनाव हुए, जब नतीजे आए तो 7,000 से ज्यादा जो मत है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले, करीब 1,000 के आसपास ही जो मत है वो शशि थरूर को मिले। तो निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी एक तरीके से खड़ी थी। हालांकि सहमति गांधी परिवार की किसी के साथ नहीं थी। सोनिया गांधी ने साफ तौर पर उस दिन भी कहा था जब चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी एक प्रत्याशी को समर्थन अपना नहीं कर रही है, लोकतंत्र है, जिसको खड़ा होना है चुनाव में खड़ा हो, जिसको जहां वोट करना है वो वोट करे, हम किसी भी तरीके से किसी का ना समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं। तो पूरी तरीके से एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के आला कमान की ओर से की गई और इसकी मानगी देखने को मिली जब शशि थरूर ने साफ तौर पे, जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, तो शशि थरूर ने जैसे आमतौर पे आरोप लगते हैं उस तरीके से उन्होंने आरोप तक लगा दिया कि पंजाब, शशि थरूर के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आरोप लगा दिया, बाकायदा एक लेटर जारी करके आरोप लगा दिया कि पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां जहां कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं, यानी बैलेट बॉक्स की तरफ से किए गए हैं, तो उसमें धांधली हुई है। तो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की गई, पूरी तरीके से ये खाका तैयार किया गया, पूरी तरीके से कहा गया कि निष्पक्ष चुनाव है और इसमें विरोध भी हो सकता है।